भारत माता की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल हैं? जय श्रिया राम, राधे राधे, भारत माता की जय। और क्या क्या है। चलो, सब एकदम बढ़िया हो। कल थोड़ा सा स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। स्टूडियो में नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन कल बहुत ज्यादा हो रहा था। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी, इसलिए कल की क्लास आपकी कैंसिल करनी पड़ी थी। लेकिन आज सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ जी, बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम टाइप नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 75 के आगे बढ़ेंगे और यहां से कुछ नई चीजें देखेंगे। हाँ, सब बढ़िया है। ओके, चलो। क्लास 4 की पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है, मैं देख लेता हूं। कल मैथमेटिक्स डे था पर क्लास नहीं हुई। हाँ भाई। ग्रुप डी में हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो भाई अखिलेश। और भी जिनका ग्रुप डी में हुआ है मुझे मैसेज करना आप, है ना। या फिर व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर ले लो, 8889995567। अपने सिलेक्शन की खुशखबरी देने के लिए ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें आप, है ना। या मुझे आप पर्सनल मेल कर सकते हो, आदित्य पटेल विनर्स पर। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जरूर संपर्क करिए। चलिए, करते हैं शुरुआत। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखो ये जो सवाल है ये अपने आप में दो कंडीशंस में बटा हुआ होता है। हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है और इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यानी 120 पर बेचा जाता है ना। अगर इसे 10% कम में खरीदा गया होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। यहां से हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है। भाई पहली कंडीशन तो वहीं खत्म हो गई, अब हमारी दूसरी कंडीशन यहां पे स्टार्ट होती है। ठीक, अगर इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता यानी 90% पे खरीदा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस रुपए को छोड़ो, 30% का लाभ होता तो 90 का आप 30% निकालिए, जो कितना आएगा, 27 आएगा। तो 90 में अगर 27 आपने जोड़ दिया तो 117 आ जाएगा। ठीक है भाई, जब पूरी बात परसेंटेज की चल रही है तो रुपए को आप थोड़ी देर साइड कर दो, है ना। रुपए को आप देखो ही मत, आप तो जो बोला है परसेंटेज में उन चीजों को देखो। पहले वो व्यक्ति 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, तो 120%। फिर उसका माइंड चेंज हुआ, उसने सोचा कि इसको 10% कम में कर लेते हैं, 10% कम यानी 90, और उस पे 30% का प्रॉफिट। तो 90 का 30% कितना होता है? 90 का 30% होता है 27। अब आप देखिए, पहले और अब में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? 3% का डिफरेंस है, जो किसके बराबर है? 3% क्यों कम हुआ? क्योंकि 18 रुपए आपने कम करे, 18 रुपीज लेस, दैट्स वाई 3% लेस। तो 3% की वैल्यू 18 है, तो 3 से 6 बार आपका आंसर आ जाएगा कि वो चीज कितने की है? 600 की है, 600 की है। ये आपका आंसर है। बधाई हो प्रमोद सोनी, आपको भी सिलेक्शन की बधाइयां। हाँ, समझ में आ गया सभी को। और अभी सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन इसमें यह बात समझ लो कि दो चीजें यहां पर चल रही होती है कि पहले हम उसको अलग कंडीशन पे बेचते हैं, बाद में उसको अलग कंडीशन पे बेचते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाता है। ओके, ठीक है। एक और सवाल एकदम सेम है, जल्दी से सब लोग करके बताएंगे। एकदम सेम, सब लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। हम्म, हाँ भाई ऋषभ तिवारी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने 25% कम में खरीदा होता 60 रुपए हानि 32%। देखो हर चीज अपने आप में 100% है। पहले 15% लाभ, 15% लाभ यानी 115%। अगर 25% कम यानी 75 और इस पर 32% का प्रॉफिट लेते तो आप 75 का 32% निकालने जाना, आपको पता चलेगा कि यह आएगा 24। कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। कर लेना इसको, लाभ है जुड़ेगा, तो यह आएगा आपका 99%। अब समझिए हम क्या करेंगे। यहां पे कितने का डिफरेंस है? यहां पे 16% का डिफरेंस है, जो रियल में किसके बराबर है? रियल में 60 रुपए के बराबर है ना। तो 16% अगर 60 है तो 100% कितना? देखो 16 का 4 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 16 का 3 गुना 48, और 3 वाला एकमात्र आंसर है 375 आपका आंसर आना चाहिए। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एकदम सेम क्वेश्चन, इसका आंसर भी बता दो। हाँ, दीपेंद्र पिछला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है और पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, पुरानी क्लासेस में, इसलिए उसको बाद में देखना पड़ेगा। एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 20% प्रॉफिट यानी 120। 20% कम पे लेते तो 80 होता और इस पे 30% का प्रॉफिट होता। 80 पर 30% डायरेक्ट निकालेंगे 24 आएगा, है ना। तो ये आपका 104 बनेगा। 120 से 104 है, 16% का डिफरेंस है, जो 640 के बराबर है। 16 गुणा 4, 4000 आपका आंसर। 16 4 जा 64, 4000 इज द आंसर। आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यह भी एक बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 78 टाइप 16। रीड करिए इसको एक बार अच्छे से। हम्म शिवांश, यहां कॉपी पेस्ट करने से हल नहीं होगी भाई समस्या, क्या करें हम, बताओ आप। आपको ये समझना चाहिए कि यहां पे कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं हो सकता। हम्म एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो 40% लाभ प्राप्त होता है। आम का प्रथम स्थिति के अनुसार, देखो हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। पहले वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था, फिर बाद में वही 40% प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो ये कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस 1, और ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस 2। समझ में आया? हर चीज 100% है, पहले 20% का प्रॉफिट, उसके बाद 40% का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अच्छी बात है। हम इनको रेशो भी बना सकते हैं चाहे तो, जैसे ये 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 20 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, 20 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स। इन्होंने बोला कि यदि आम का प्राइस 1 रुपए बढ़ा दे तो 40% का प्रॉफिट होता है ना। यानी पहले जो सेलिंग प्राइस था, अगर उससे 1 रुपए बढ़ जाए तो 40% प्रॉफिट होता है। तो देखो रेशो में कितना बढ़ गया? 1, और आपने रियल में भी कितना बढ़ाया? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 की वैल्यू क्या है भाई? सेलिंग प्राइस आपका 1 यूनिट बढ़ गया बिकॉज ऑफ 1 रुपए आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया। तो ये बढ़ गया 1,
बिकॉज ऑफ 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर आपसे बोलते कि बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 1 इंटू 5, 5 इज कॉस्ट प्राइस। आपसे बोला है प्रथम स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य, फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस बताओ, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। पहला वाला सेलिंग प्राइस रियल में 6 रुपए था, बाद वाला रियल में 7 रुपए होगा। बस ये आपसे पूछा गया है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है भाई। 1 बड़ा, रियल में भी 1, 1 की वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 में, तो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था वो रियल में 6 था, बाद वाला 7। मार्क कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना था? 5 था। सिंपल है। हाँ ठीक। हाँ भाई, रणधीर कुमार। एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ सेवफल खरीदता है। सेवफलों की कीमत का 20% यातायात पर खर्च करता है। 60% सेवफलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा गया। शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सुनिएगा बात। देखो, ये जो एक क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम एक दो सवाल और इसी टाइप के करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना। देखो, हम यहां पे ऐसे कर लेंगे कि हम पता लगाएंगे कि यहां पे हम कोई क्वांटिटी एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कितनी एप्पल्स हैं और उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है। इससे हमें टोटल उसका एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, है ना। इन्होंने बस ये बोला कि मैंने 100 रुपए के कुछ एप्पल्स खरीदे, है ना। सो हम ऐसा करते हैं, 100 रुपए का ही फिगर सेट करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि 100 एप्पल्स खरीदे 1 रुपए ईच। मन से एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो। एक दो सवाल तक थोड़ा सा आप इंतजार कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हमने 100 एप्पल्स एज्यूम करे 1 रुपए ईच, तो हमारा 100 रुपए का एप्पल परचेज वाला फिगर सेट हो गया, है ना। फिर हमने, मतलब मैंने 100 रुपए के तो एप्पल्स खरीदे, 20% यातायात पर खर्चा किया। 20% यातायात पे खर्चा किया, यानी 100 रुपए के बदले हमने 20 रुपए और लगा दिए। तो अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? अब मेरा टोटल खर्चा 120 हो गया। टोटल खर्चा कितना हो गया? 120 हो गया। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। 60% सेवफलों को, अब देखो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 100। 60% यानी 60 एप्पल्स, क्रय मूल्य के 50% प्रॉफिट पर बेचा। मुझे बताओ कि 60 एप्पल्स अगर मैं 1 रुपए में बेचूंगा तो ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 1.5 रुपए में बेचना पड़ेगा, 1.5 में बेचना पड़ेगा। सुष्मिता जी, अभी आगे और देखते जाओ आप, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर एप्पल 1 रुपए का है और मुझे 50% प्रॉफिट पर बेचना है तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? खुद सोचो। 10 रुपए की चीज होती तो उसको 15 में बेचते, 100 रुपए की चीज होती तो उसको 150 में बेचते, तो 1 रुपए की चीज को 1.5 में ही तो बेचेंगे। 50% प्रॉफिट, 1 रुपए का 50% यानी आधा। आधा कितना होता है? 50 पैसा। यानी 1 रुपए की चीज को कितने में बेचेंगे? 1.5 रुपए में बेचेंगे, है ना। ये हो गया। तो ये कितने का हो गया? ये आपका 90 का हो गया। फिर बोला बचे हुए को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा। बचे कितने? 40, और इन्हें कॉस्ट प्राइस के हाफ, क्रय मूल्य का आधा। क्रय मूल्य कितना है भैया? क्रय मूल्य है 1, इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 0.5, यानी आपको यहां पे कितने रुपए मिले? 20 मिले। तो आप मुझे बताइए कि आपके हाथ में कितना पैसा आया? 110, जबकि आपको लगा कितना दिया आपने? 120, है ना। मैंने 120 रुपए लगाए जबकि मेरे हाथ में 110 आए, तो मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ 120 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 8.33% का लॉस इज द आंसर। 8.33% लॉस। हाँ, बताओ।
क्लियर है ना? पूरा खेल शुरू हुआ एजम्पशन से, आपने 100 एप्पल्स 1 रुपए ईच माना, 100 रुपए का हमारा खर्चा हो गया। 20% ट्रांसपोर्टेशन पे लग गया, 20 रुपए लेकर आने का खर्चा हो गया। भाई ये तो आपने खरीदा, अब अपनी दुकान तक भी तो लाओगे, और पैसा दे रहे हो तो वो भी तो आपका खर्चा ही माना जाएगा। तो आपका 120 रुपए लग गया बेचने तक। अब बेचोगे 60% एप्पल्स को 50% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 1 रुपए के एप्पल को 1.5 में बेचा, तो आपको 90 रुपए मिल गए। बचे कुचे को आपने हाफ प्राइस पर बेचा तो आपको 20 मिले। तो आपने खर्चा कर दिया था 120, आपके हाथ आया 110, आपको 10 रुपए का घाटा हुआ। ये आपके लिए कॉस्टिंग मानी जाएगी, कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली कितने का लॉस हुआ? 8.33% का लॉस। अब ठीक है। हां, आप 60 का 1 रुपए से मल्टीप्लाई करके उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के 90 ला सकते थे। भाई 60 रुपए, 60 एप्पल्स 1 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का 50% यानी 30 रुपए का और प्रॉफिट, तो 90 ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म 40 कहां से आया? 40 आया रिमेनिंग। 100 में से अगर 60 एप्पल्स बेच दोगे तो बचेंगे कितने? 40 ही तो बचेंगे। ये सवाल भी इसी टाइप का है, पढ़िए इसको भी ध्यान से। हाँ, अच्छा दुर्गानंद, एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, पर गोदाम में आग लगने से उसका 6% माल नष्ट हो जाता है। 24% माल को क्रय मूल्य के आधी कीमत पर बेचना पड़ता है और शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। इस बार आपको कुछ नहीं दिया है तो हमें अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पे यहां पे बोलता हूं कि आप मान लो कि आपके पास 100 पेन है और हर पेन आपके पास कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। तो आपका टोटल कितने रुपए का स्टॉक है आपके पास गोडाउन में? 100 रुपए का। भाई हमें 100 के आसपास रहना है, कैसे भी करके 100 का, 1000 का ऐसा फिगर लाना है जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि 100 पेन्स, 1 रुपए का एक पेन, 100 रुपए का फिगर अपना सेट हो गया। नहीं दिया था, हमने अपने मन से मान लिया। अब देखो, वो सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, है ना? मतलब 1 रुपए के पेन को वो 1.3 रुपए में बेचना चाहता था। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? है ना? ये वो चाहता है, आगे हुआ क्या वो तो बाद में पता चलेगा। 1 रुपए पर 30% का प्रॉफिट यानी 30 पैसे का प्रॉफिट, 1 रुपए की चीज को 1.3 में वो बेचना चाहता था। ठीक है, अब उसके गोडाउन में आग लग गई। देखो उसके पास कितने पेन थे? 100 पेन थे। आग लग गई, 6% माल नष्ट हो गया। तो 100 का 6% यानी 6 पेन जल गए, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? 24% माल जो है, हो सकता है 24% यानी 24 पेन थोड़े कम जले, है ना? उन्हें आधी कीमत पे बेचा, यानी उसको 0.5 50 पैसे में बेचा, तो कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपए मिलेंगे, है ना? और शेष को अंकित मूल्य पर बेचा। मुझे बताओ, 100 में से 24 + 6 30 गया, 100 में से 30 गया तो बचा कितना? 70। इसको उसने क्रय मूल्य पर बेचा, यानी 1.3 पर बेचा, जिस पे वो बेचना चाहता था। तो इससे कितना मिला उसको? 91 मिला, है ना भैया? तो 9 और 1 10, 103 रुपए उसको मिले, है ना?
अब मुझे बताइए कि वो चाहता था 100, चाहता क्या था, 100 रुपए उसने लगाए और उसके हाथ आए 103 रुपए, यानी 3% का प्रॉफिट है। ये आपका आंसर है। अच्छा अंजलि जी, आया, प्रॉफिट हुआ ना। देखो हमने अपने मन से 100 पेन्स मान लिए, 100 एप्पल्स, 100 बनाना, कुछ भी मान लो, 1 रुपए का एक, 100 रुपए का खर्चा हो गया। 30% प्रॉफिट पर वो बेचना चाहता था, यानी हर पेन को वो 1.3 में बेचना चाहता था, ये उसकी इच्छा थी। पर उस बेचारे गरीब के गोडाउन में लग गई आग, 6 पेन जल गए। 24 पेन आधी कीमत पे बेचे, 1 रुपए का पेन 50 पैसे में बेचा, और बचे हुए पेन सही सलामत थे, उन्हें उसने अंकित मूल्य पर बेचा, मार्क्ड प्राइस पर बेचा, यानी 1.3 में बेचा। तो कुल मिला के बेचारे को 103 रुपए मिले, मात्र 3% का प्रॉफिट हुआ। चलिए एक और अगला लड्डू सवाल। हम्म देखो, सिर्फ आप ये वाली चीज को एज्यूम करते हो, इसके अलावा कहीं कुछ एज्यूम नहीं करा। जो क्वेश्चन में बोला है वो हमने करा है, मन से कुछ नहीं करते उसके आगे। 100 का 1.5 में मल्टीपल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा, वो तो वो चाहता था। चाहने से क्या होता है, जो मिला हमें तो वो देखना है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। हाँ, ठीक है। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100 रुपए होती है। 5% लाभ पर बेचा यानी 105 पर, है ना। फिर क्या हुआ, बाद में विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया यानी इसको आपने क्या कर दिया, 315 कर दिया। समझ में आ रही बात। चीज 100 रुपए की है, आपने पहले इसे 105 में बेचा, फिर आपने इसी को विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, है ना। तो पहले आप 105 में बेच रहे थे, अब 315 में बेच रहे हो, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, 215 का। बस, कोई मतलब नहीं है इस सवाल का, बेवजह का कंफ्यूजन है। 215 आपका आंसर आएगा। हाँ, क्लियर है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ो इसको अच्छे से। एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्ट दिया जाता है। 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपए है। नौकर 10 महीने बाद काम छोड़ देता है और उसे 350 रुपए और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। उस शर्ट की कीमत क्या है, सुनिएगा बात। देखो ये सवाल कैसा है, मतलब आप बोलोगे इतना सस्ता नौकर कहां से मिला। बहुत पुराना सवाल है ये, है ना। पुराने जमाने पर यह सवाल बनाया गया है। अगर कोई नौकर 12 महीने काम करेगा तो उसे 1 वर्ष का भुगतान यानी उसको 500 रुपए मिलेगा। और वो मालिक ऐसा आदमी है कि वो बोलता है कि मैं एक शर्ट तो तुझे दूंगा, है ना। नौकर ने कहा 10 महीने बाद कि सर हमसे ना हो पाएगा, तो उसने 350 रुपए दिए और बोला बेटा शर्ट तो तुझे दूंगा ही दूंगा। समझ में आया। अगर नौकर 1 साल काम करे,
12 महीने काम करे तो 500 रुपए और एक शर्ट मिलेगा। पर नौकर ने 10 महीने काम करा तो मालिक ने कहा कि 350 रुपए मिलेंगे, लेकिन शर्ट तो तुझे पहनना ही पड़ेगा मेरी याद में। समझ गए बात? अब सुनो, नौकर ने 2 महीने कम काम किया। देखो शर्ट की कीमत तो वही है, फर्क किसमें आया? फर्क आया 150 रुपए का। 2 महीने कम काम किया तो 150 रुपए का फर्क आया, यानी हर महीने उस नौकर को 75 रुपए मिलते होंगे। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 2 महीने से 150 रुपए कम हो गए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये? 75 रुपीज पर मंथ। अब आप किसी भी से कर लो, अगर आप 75 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे या 75 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो, आंसर दोनों में आ जाएगा। भाई एक महीने का 75 तो 10 महीने का कितना? तो ये कमाएगा 750 रुपए, है ना। और इस 750 में उसको मिलता 350 है, यानी उसको जो शर्ट मिलता होगा वो कितने का मिलता होगा? 400 का। आप किसी से भी कर लेना, आंसर सेम आएगा। 75 का मल्टीप्लाई 12 में करना, 500 माइनस करना, शर्ट 400 रुपए का ही आएगा। क्लियर है? 2 महीने कम काम करे तो 150 रुपए कम। 2 महीने का 150, हर महीने 75। हर महीने का 75 तो जो इजी लगे उसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों से आएगा। 10 महीने का 750, उसमें से 350 की शर्ट बचा 400। 400 का जो है शर्ट हो गया आपका आंसर है। इसको देखिए, हाँ करेक्ट। आया? शिशुपाल कह रहे हैं सर मोगे लगता है ये वीडियो रिकॉर्डेड है। बिल्कुल सही लगता है शिशुपाल आपको। सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही कैलकुलेशन पे वर्क किया, अब अच्छा लगता है। अब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हम्म ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से सॉल्व होता है ना। मतलब एक्स से भी कर सकते हो कि कोई चीज है ₹X की और उस पे X% का ही प्रॉफिट लेकर उसे कितने में बेचा जाता है? 144 में। अगर एक्स से करना है तो यह तरीका लगेगा, जितने रुपए की चीज है उस पर उतने ही रुपए का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन से बताता हूं, है ना। हम ऑप्शन उठाते हैं, चलो 80। अगर कोई चीज 80 रुपए की है तो आप उस पे 80% ही प्रॉफिट लेंगे। 80 रुपए पर 80% का प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन से सेकंड्स में यह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 80 पर 80% का प्रॉफिट, तो 80 की तो चीज है और 64 का प्रॉफिट ले लोगे तो वो चीज 144 की हो जाएगी। यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। आगे देखो, मान लो ये होता, आंसर तो आपको यही सही है। अगर 50 रुपए की चीज है तो 50 पे 50% का प्रॉफिट, तो यह आएगा 50 प्लस 25। इससे तो आपका आंसर 75 आ रहा है। अगर 60 होता तो 60 पर 60% का प्रॉफिट, तो 60 पर 60% यानी 96। इससे 96 आ रहा है। तो आप किसी भी ऑप्शन को ट्राई करके सेकेंड्स में नहीं पता लगा लोगे करेक्ट आंसर कौन सा है। क्लियर? अच्छा गोविंद,
सर ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ऑप्शन से होगा? ये आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से पता चलेगा, है ना। सब आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे, चिंता ना करो। अगला सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है भैया, ये कई लोगों के लिए कुछ एक नया कंसेप्ट इसमें हो सकता है, हम आपको बताते हैं। 80 + 80 क्यों किया? हे प्रभु, आप प्रश्न को पढ़ें, आपको समझ में आएगा। जो प्रश्न में लिखा होता है ना, मैथ्स का जो बेचारा गरीब टीचर है वो प्रश्न पढ़ के ही करता है जो भी करता है ना। तो आप अपने आप को कभी चैलेंज मत करो कि मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा लेकिन सर मुझे सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, ऐसा चैलेंज मत करो, हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। प्रश्न पढ़ें, एक बार में समझ में आएगा। अरे 80 पे 80% का, 80 रुपए की चीज है और उस पे 80% का प्रॉफिट जोड़ोगे ना, तुम्हें किस भाषा में समझाएं? तुर्की, ईरानी, अफगानी, कौन सी समझ में आएगी तुम्हें? ऐसे आसान प्रश्नों में तुम ब्रेकर लगा देते हो। क्या बात है, अभियांश, खुशबू, इनके तो आंसर ही आ गए भाई इस सवाल के। देखो, राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। बहुत खतरनाक लड़का है ये, देखना आप अभी। राकेश विक्रय मूल्य पर गणना करता है, सेलिंग प्राइस पर गणना करता है, जबकि रमेश क्रय मूल्य पर गणना करता है, कॉस्ट प्राइस पर गणना करता है ना। उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है, छोड़ो इसको भी। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ प्रतिशत 25% है। देखो खेल यहां से चालू होगा। 25% का मतलब 1/4, 1/4। अगर कोई इंसान लाभ की गणना क्रय मूल्य से करता है तो इसको क्रय मूल्य माना जाएगा, है ना। तो देखना, मैं एक तरफ लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। पहले रमेश की पिक्चर को निपटाते हैं। रमेश 25% का लाभ प्राप्त करता है और यह सज्जन क्रय मूल्य पर गणना करता है, तो 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 पर 1 का प्रॉफिट 5। अगर कोई इंसान कहेगा कि मैं सेलिंग प्राइस पर गणना करता हूं, विक्रय मूल्य पर गणना करता हूं, तो इसको विक्रय मूल्य माना जाएगा और 4 में से 1 कम करेंगे, यानी उसका क्रय मूल्य क्या माना जाएगा? 3 माना जाएगा। समझ में आई बात? अगर क्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो 4 को क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो 4 को विक्रय मूल्य मानेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आई? हाँ, अच्छा मनु, बस खुश हैं अब? आया समझ में? तो 4 पर 1 का प्रॉफिट, और अगर इसको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस मानना है तो इसको 4 मानेंगे, क्रय मूल्य उससे 1 कम हो जाएगा, 1 ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा ना भाई। क्रय मूल्य कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो अब आगे बात समझना। आपने एक चीज देखी जो हमने आपसे जज साहब के सामने कहा था कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, लाभ में 100 रुपए का अंतर है ना। एक बात ये हो गई, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस सेम है। कहां सेम है? करो, सेम बना दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 का 3 गुना, 5 का 4 गुना, 4 का 4 गुना और 4 का 5 गुना। अब समझना जरा बात, है ना। इस सज्जन में प्रॉफिट कितना है? 5 है, और इस सज्जन को कितना प्रॉफिट हुआ है? 4। दोनों के प्रॉफिट में कितने का अंतर है? जबकि रियल में कितने का है? 100 का है ना। एक को 5 का प्रॉफिट हुआ, एक को 4 का प्रॉफिट हुआ, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, जबकि रियल में डिफरेंस 100 का है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
100, ये दोनों विक्रय मूल्य है, 100 का मल्टीप्लाई आप 20 में कर दीजिए, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 2000 इज द आंसर। प्रश्न को पढ़ने का खेल है। अच्छा, बुक है इसलिए आंसर जल्दी आ जाते हैं। अभी रुको जरा, वो सवाल करवाएंगे जो बुक में भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, फिर बताना आंसर। आया भाई समझ में? बताओ, ओके है? 4 पर 1, 4 में से 1, सेलिंग प्राइस सेम, 5 का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट, 1 का डिफरेंस, रियल में 100 रुपए का डिफरेंस है। 100 की वैल्यू ये, तो 20 की वैल्यू क्या? आगे बढ़ेंगे। अगेन टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 85, पढ़िए इसको। हम्म, ओके। एक व्यक्ति 5500 रुपए में दो मोबाइल खरीदता है। एक मोबाइल 10% हानि पर बेचा गया, दूसरा 8% लाभ पर बेचा गया। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, आपसे अगर कहा जाए कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक बात सोचिए, एक है मोबाइल 1 और एक है मोबाइल 2, है ना? एक को आपने 10% लॉस पे बेचा और एक को आपने 8% प्रॉफिट पर बेचा, और दोनों आगे जाके हो गए सेम। मतलब एक का 90% दूसरे के 108 के बराबर है। तो आपको M1 और M2 क्या है, उनकी कॉस्ट प्राइस थी, तो M1 और M2 का आपको रेशो पता चल जाएगा, है ना? ये आप उड़ा दो 18 से, 18 × 6 और 18 × 5, दिस इज रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का अनुपात पता चल गया, है ना? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि उनका कॉस्ट प्राइस सेम था, उनका विक्रय मूल्य बराबर था। ठीक है भाई, तो हो गया काम खत्म। दोनों मोबाइल कितने के थे? 5500 के। 6 + 5 11, 1 की वैल्यू 500। 500 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करिए, एक बार 5 में करिए, तो ये आ जाएगा आपका 3000 और ये आ जाएगा आपका 2500। एक मोबाइल 3000 का, एक 2500 का। बी आंसर है इसका। हम्म। पवन, उसमें सिंपल रेशो ही बनाएंगे हम, फ्रैक्शन को, है ना? कुछ भी आपको दिया जाए, 16 2/3 देंगे तो 1/6 कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? 6 में से एक कम या एक ज्यादा। आ गया? सिंपल। अगला सेम क्वेश्चन, आंसर बताइए। हाँ, स्वाति जी आपका कमेंट दिख रहा है, कमेंट सबके दिखते हैं, आप ये मत पूछा करो, है ना?
चलो देखें, सेम है। देखो, एक को 15% लॉस पे बेचा, दो क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, एक को 15% लॉस पे बेचा और एक को आपने 19% प्रॉफिट पर बेचा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया, तो आपको दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 17 से ये कैंसिल होगा, 5 बार नीचे जाएगा, 17 से 7 बार, हो गया काम खत्म। 4800 इज कॉस्ट प्राइस, 7 + 5 12, 1 की वैल्यू 400, 400 का मल्टीप्लाई 7 और 5 में 28 और 2000, ये आपका आंसर आ जाएगा, 2800 एंड 2000। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप थोड़ा सा चेंज है, आपको पढ़ने में ऑलमोस्ट सेम लगेगा बट देयर इज डिफरेंस। अच्छे से पढ़िए, हम आपको समझाते हैं लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। हाँ भैया, पढ़ लिया। संतोष सिंह पिछले 45 मिनट से एक ही काम कर रहे हैं, आबकारी विभाग का पेपर कब है। संतोष, अगर तुम इससे इतना कॉपी पेस्ट करने के बदले मात्र 1% मेहनत कर लेते तो YouTube पे इसका वीडियो डला हुआ है, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लेते मिल जाता। लेकिन युवा, आज की युवा के साथ समस्या क्या है, मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन वो उस मेहनत नहीं करने के चक्कर में और गधों की तरह मेहनत करता है। इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दुनिया भर में आप कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा, लेकिन यहां जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक को 25% लाभ पर और एक को 20% हानि पर बेचा गया, इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सुनिएगा, यहां पे आपको एक पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य समान है। एक को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ का मतलब 1/4, और एक को 20% लॉस पर बेचा 1/5। यहां प्रॉफिट है, यहां लॉस है, तो समझना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, 4 पर 1 का प्रॉफिट, 5 पर 1 का लॉस, इतना तो कोई भी कर लेगा। अब जो यहां पे लिखा है इस पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य समान है, पर क्या आपको विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। इसको अगर आपने प्लस किया तो ये 41 है और इसको प्लस किया तो ये 40 है, यानी आप 41 में दोनों को खरीद रहे थे और दोनों को 40 में बेच रहे हो, तो आपको 1 रुपए का लॉस है, 1 रुपए का नुकसान है। नीचे रखोगे 41, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, आ रही बात समझ में, 41 नीचे रखा, मल्टीप्लाई करा आपने 100 का, तो क्या हो जाएगा, 41 का दुगना हो गया 82, 82 गया, तो बचा आपके पास 18/41%, इतने का यहां पे सीधा सीधा लॉस हुआ है, ये आपका आंसर है।
आया या नहीं आया? हम्म। अनिल कुमार कह रहे हैं सर आप जानबूझ के मोबाइल के सवाल लाते हो ताकि हमें आईफोन और रैंक की याद दिलाए। सही है, आग लगी रहना चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। सिलेक्शन लोगे तो हम प्राइज देंगे तुम्हें। अभी क्या हो गया है, पहले क्या होता था कि जब कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट हमसे मिलने आता था, जब उसकी जॉब लग जाती थी, फिर वो मिलने आता था, तो हम तत्काल उसके लिए गिफ्ट बुलवा के रखते थे, है ना। लेकिन अब हमने क्या करा है कि 100-150 गिफ्ट पहले से पैक करवा के रख लिए और हमारे ऑफिस में हमेशा रखे रहते हैं, है ना। कोई भी जब सिलेक्टेड स्टूडेंट आया तो उसको तत्काल हम गिफ्ट थमा देते हैं। और जो अच्छी रैंक लाते हैं फिर उनके लिए थोड़ा अलग प्रबंधन होता है ना। क्योंकि अब इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं कि हर दिन, अब जैसे कल रेलवे का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे सिलेक्ट हो गए, है ना। फिर कोई ना कोई एग्जाम का रिजल्ट आता रहता है, कभी सीजीएल, कभी सीएचएसएल, कभी कोई फाइनल सिलेक्शन, कभी कोई 2 साल पहले का कोई रिजल्ट आ गया। तो हमने अब थोक में गिफ्ट्स रख लिए हैं और हमने टीम को बोल दिया है कि 100 से कम हुए तो ये वापस स्टॉक जो है 200 पे पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो उतना हमेशा रखा रहेगा, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई कभी भी आ जाए उसको बढ़िया गिफ्ट हम दे देते हैं। ठीक है, और अच्छी रैंक लाओगे तो फिर और मजा है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए होंगे इस सवाल को। गिफ्ट बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है। हाँ, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। 10% का प्रॉफिट और 25% का लॉस। तो 10 में एक जुड़ गया और 5 में से एक गया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो यहां पे आप 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपका 40 और 44, ये बनेगा आपका 55 और 44। आपने खरीदा 95 में, बेचा 88 में। कितने का लॉस? 7 का लॉस, 7 रुपए का नुकसान। किस पर? 95 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इसका आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, लॉस तो आएगा ही आएगा। ठीक है। हाँ। 10.81 आ गया। 25% को मैंने गलत लिख दिया क्या? 20 है कि 25 है? अरे यार 25 है, 25 है। 1/4 मैंने 20 पता नहीं कैसे देख लिया। फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर पूरा चेंज होगा। 10 पर 1 का प्रॉफिट, ठीक है, 4 पर 1 का नुकसान होगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 11 का मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 33, ये बनेगा आपका 44, ये बनेगा आपका 33, ये आएगा 74, ये आएगा आपका 66। कितने का डिफरेंस है? 8 का, है ना। 8 का लॉस है 74 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सही है शायद। ठीक है, 25% है, मैंने 20 के हिसाब से कर दिया था। अभी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 को अगर थोड़ी देर के लिए इसको 9 बार भी माने, 8 × 9 72, नीचे 9 होने का मतलब है 11 के आसपास आंसर आएगा। देखो, 8 से कटेगा 72, 8 × 9 72, मतलब 9 से कटेगा, 9 अगर नीचे है तो लगभग 11 के आसपास आंसर आएगा। तो 10.81% का लॉस, यही आंसर आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। 11 से बड़ा तो आंसर आएगा ही नहीं, उससे छोटा ही आएगा। और 11 से छोटा एकमात्र ऑप्शन है 10.81। ठीक है। बिल्कुल ठीक। चलो,
जाते जाते आपको एक छोटी सी अच्छी सी एक सलाह देता हूं मैं, है ना। वैसे मैंने सोचा था कि कल जब मैथमेटिक्स डे था तब मैं आपको ये सलाह दूं, पर कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। एक मेरा हमेशा आप सभी को ये सजेशन होता है कि हमेशा जो अच्छे और महान लोग रहे हैं उनको आप पढ़िए, है ना। हम आजकल किसी को भी अपना आदर्श बना लेते हैं जिसका हमारे कार्य से, हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। हम जो जहां ग्लैमर है, जहां चमक धमक है, हम उस प्रकार के लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं। हमें अगर आदर्श बनाना है ना, तो हमारे भारत में इतने शानदार लोग रहे हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। स्वामी विवेकानंद हैं, अब्दुल कलाम रहे हैं, रामानुजन जी जिनका कल आपको पता है कि जन्म दिवस की जयंती थी। तो ऐसे लोगों को हम पढ़ेंगे ना तो हम बहुत आगे जाएंगे। ऐसे लोगों से हमें सीखने को मिलता है। एक छोटी सी चीज, कल जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज उनमें देखी। एक बार वो ब्रिटेन में किसी गणितज्ञ के साथ कहीं जा रहे थे, कार में बैठे हुए थे। उनके कार के जस्ट सामने एक कार जा रही थी और उस कार का नंबर था 1729। आप इससे समझ जाइए कितने गजब के लोग हमारे भारत में रहे। उस कार का नंबर क्या था? 1729। और जिनको पता है इस बारे में उन्हें पता होगा कि इसको रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। 1729 उन्होंने देखा तो वो गणितज्ञ हंसा कि ये भी कोई नंबर है कार का। तो रामानुजन जी ने क्या कहा कि ये नंबर बहुत खास है। ये जो नंबर है ये दो संख्याओं के घनों का योग है। आप देखिए कितना तेज दिमाग चलता है। उन्होंने तुरंत कहा कि अगर आप 10 का घन और 9 के घन को जोड़ दोगे तो 1000 और 729 दोनों जोड़ के 1729 बनेंगे। अगर आप 12 के घन और 1 के घन को जोड़ दोगे तो 1728 और 1 जोड़ के 1729 बन जाएगा। तो ये कोई आम नंबर नहीं है, ये दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। इतने गजब के ब्रिलियंट लोग जो हैं वो हमारे देश में रहे हैं। ऐसे लोगों को पढ़िए, है ना, मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। मैजिकल नंबर है। चलो भाई, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल शनिवार है, कल हम क्लास लगा लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।